दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 11 एक्चुअली सी सेट है। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो वो आप लोग कर लेना। मैं इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी डाल दूंगा और क्वेश्चन सेट भी डाल दूंगा, तो आप लोग कर लेना। ठीक, यदि फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगर मैथ वगैरह में दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, तो मैं मैथ पढ़ा दूंगा उस सेक्शन का। ठीक, बाकी तो आसानी होता है। ठीक है, तो आज टेस्ट नंबर 12। ठीक है, और 1 से 40 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़िए। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है जो सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेके स्थानीय सरकारी निकायों तक, यानी ये टॉप से लेके ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट तक की बात कर रहे हैं, तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी ऐसा कौन सा मोबाइल का ऐप है जिसमें सारे गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं सिटीजन्स, नागरिक को। ठीक, तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है मोबाइल, ऐसा उमंग है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट से लेके यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके ग्रास रूट लेवल तक की, यानी यूएलबी और आरएलबी, ये समझते हैं ना, अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी, इन सभी सरकारों की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी स्कीम है, इस मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं ईजीली। ठीक है, यानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उमंग है क्या? उमंग का फुल फॉर्म देख लीजिए। उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड का मतलब समझ रहे हैं ना, एक प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधाएं हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? उमंग हो गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब इस तरह के ऐप क्या है, डिजिटल भारत को प्रमोट तो कर ही रहे हैं। अब इससे गांव देहात के लोग भी अवेयर होंगे, स्कीम से तो अवेयर होंगे ही, साथ साथ में डिजिटलाइजेशन से भी अवेयर होंगे। आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 5 स्टार विलेज स्कीम। 5 स्टार विलेज स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार दे रहा हूँ। 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, इसके बेनिफिशरीज कौन है, इस स्कीम को लाने का पर्पज़ क्या है। देखिए, आप वैसे नॉर्मली पढ़ते रहते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह का पढ़ते हैं ना, तो आपको रेटिंग समझ में आता है। मतलब ये जो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार वाला, ये रेटिंग से संबंधित है। ठीक है, रेटिंग से संबंधित। और 5 स्टार रेटिंग यदि किसी चीज़ की है तो एक नॉर्मल सा मीनिंग उसका क्या होता है कि वो उसको जो भी टारगेट दिए गए हैं वो उसमें अच्छे से काम किया है। तो सबसे पहले हमको जान लेना है कि 5 स्टार विलेज स्कीम जो है वो डाक विभाग का है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, यानी संचार मंत्रालय का है। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों को समझ में आई है, संचार मंत्रालय की स्कीम है, डाक विभाग की है। संचार मंत्रालय में डाक विभाग की स्कीम है। और डाक विभाग करता क्या है, डाक विभाग बैंक की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, लगभग बैंक की तरह काम करते हैं। जो बैंक करता है वो डाक विभाग भी करता है। इवन डाक विभाग बैंक से ज़्यादा ही काम करता है। यहाँ पे ज़्यादा का मतलब है सर्विस प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कराता है डाक विभाग बैंक की अपेक्षा। और डाक विभाग का आप जानते हैं कि गांव-गांव में इसके ब्रांच होती हैं। इसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का ग्रास रूट लेवल तक एक्सपेंडेड है। एक सिंगल ऐसा विभाग है जिसका ब्रांच हर एक गांव में लगभग मिल जाएगा। हर गांव में नहीं तो दूसरे तीसरे गांव में इसकी ब्रांच रहती है। जो विलेज एंड पोस्ट लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है कि पोस्ट है आपका गांव में, पोस्ट ऑफिस है। यानी भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट छोटा सा गांव स्तर पे भी है। तो इस विभाग का क्यों ना यूज किया जाए जब भारत सरकार की एक्सेस सीधे गांव तक है। ठीक है, तो हमने सीखा डाक विभाग की ये योजना है। देखिए, डाक विभाग में तमाम तरीके की स्कीम्स होती हैं सिटीजन्स के लिए। हो सकता है आप लोगों का सेविंग खाता भी हो, सेविंग खाते भी होते हैं डाक विभाग में बैंक की तरह। तो मैं यहाँ पर डाक विभाग की 5 स्कीम का नाम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 5 स्कीम के नाम लिखे हैं जो डाक विभाग प्रोवाइड कराता है। तो ये डाक विभाग की सर्विस हुई। ठीक है, डाक विभाग ये 5 प्रकार की सर्विस देता है। और भी हैं, और भी इसके अलावा और भी हैं। अभी 5 प्रकार की स्कीम कौन सी हैं जल्दी से देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखो, बचत बैंक खाता, आरडी अकाउंट समझते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादा मुनाफे के लिए ये खाते खुलवाए जाते हैं। केवीपी किसान विकास पत्र। ठीक, दूसरी स्कीम है एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना, और पीपीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है। सुकन्या समृद्धि बहुत बहुत अच्छी योजना है। बेसिकली ये सब बचत योजना है। ठीक है,
सुकन्या समृद्धि में जब लड़की 21 साल की हो जाती है तो उसको जितना भी पैसा जमा किया होता है आपने अपने बच्चे के लिए हर महीने 21 साल बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब वो मैच्योरिटी जो होती है पैसे की वो 21 साल के बाद ही होती है, उससे पहले भी आप एक बार निकाल सकते हो। बेसिकली ये पैसा 21 साल तक जमा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसकी पढ़ाई या फिर शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। पीपीएफ अकाउंट प्रोविडेंट फंड, इसमें जानते हैं 15 साल में डबल हो जाता है पैसा लगभग, यदि आप हर महीने जितना भी जमा कर रहे हैं। महीने की 500 रुपये मिनिमम लिमिट होती है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये लिमिट होती है। यदि आप 15 साल तक 10 लाख रुपये जमा कर चुके हैं तो 15 साल बाद वो पैसा लगभग 20 लाख हो जाता है। ठीक। तीसरी स्कीम है पेमेंट बैंक अकाउंट। पेमेंट बैंक भी डाक विभाग में चलते हैं। ठीक है, डाक विभाग भी अब एटीएम प्रोवाइड कराने लगे हैं। चौथी स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पाँचवीं है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब देखना है ये 5 जो स्कीम है, 5 सर्विस जो डाक विभाग की हैं, यदि ये सर्विस गांव में एक्सेसिबल हैं, जिस गांव ने भी एक्सेसिबल कर ली पाँचों की पाँचों, तो उस गांव को 5 स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। यदि किसी गांव ने 4 स्कीम को ही कवर किया है तो उस गांव को 4 स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और सिटीजन्स के लिए भी फ़ायदा होगा। सिटीजन्स के लिए एक तो पहले अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी। दूसरा, उनका पैसा भी अब सेव होगा फ्यूचर के लिए। गांव देहात के लोग कहाँ सेविंग गेमिंग करते हैं, क्योंकि उनको इसका सेविंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता, वो तमाम तरह की स्कीम्स नहीं जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। ये पाँच स्कीम है, 5 स्कीम को एक्सेस कराना है गाँव तक, और जिस गाँव ने जितना स्कीम कवर करेगा वो उसको उतनी रेटिंग दे दी जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 3 पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर हस्ताक्षर करने अथवा उस पर अपनी सहमति रोकने के लिए सख्ती से संबंधित है? देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको वीटो पावर ही बोलना है। वीटो पावर किसी भी बिल पे, किसी भी विधेयक पे किसी भी बिल पे अपनी सहमति को रोकना या सहमति देना, या फिर बिल पे कोई भी एक्ट ना करना, इसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में? 111 में। ठीक है, 111 में कोई वीटो पावर की तरह वीटो पावर शब्द नहीं लिखा है। 111 में तो सिर्फ क्या लिखा है? एसेंट ऑफ द विल लिखा है, मतलब बिलों की स्वीकृति लिखा है। मैं आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दे रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट किसी बिल पे क्या करता है? 3 चीज़ें करता है। देखो, या तो रेटिफाई करेगा, ठीक है, या रेटिफाई करेगा, या रिजेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर रिकॉन्सिडर करेगा। रिकॉन्सिडर मतलब संसद को जो भेजता है ना पुनर्विचार के लिए, उसको बोलते हैं रिकॉन्सिडरेशन, यानी ट्रिपल आर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल को ये 3 चीज़ें कर सकता है उसमें। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं ये वीटो पावर जो है कितने प्रकार की होती हैं। वीटो पावर देखो 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी जो जेबी वीटो पढ़ते हैं आप लोग, जेबी वीटो। जिसमें से सबसे खतरनाक कौन सी है? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में बिल जो है वो एक्ट बन ही नहीं पाता। बिल जो है वो एक्ट बन ही नहीं पाता, यानी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता, अधिनियम नहीं बन पाता। और प्रेसिडेंट इस पावर का यूज नॉर्मली करता कब है? जब जैसे कोई भी बिल प्राइवेट मेंबर द्वारा लाया गया हो। और प्राइवेट मेंबर हमने आपको समझाया था, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? मंत्रियों के अलावा जो भी मेंबर हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, वो सारे क्या हैं? प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट मेंबर, सरकारी मेंबर सिर्फ उसको बोलते हैं जिसके पास मंत्री का पद है। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो लोग हैं वो यदि बिल का प्रस्ताव करते हैं तो उसको बोलते हैं सरकारी बिल। ठीक है, यदि मंत्रियों के अलावा कोई भी मेंबर, कोई भी सांसद अगर बिल को पेश करता है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर द्वारा बिल लाया जा रहा है। तो प्राइवेट मेंबर द्वारा यदि कोई बिल लाया जाता है तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो की पावर प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा केस कब होता है? दूसरा केस तब हो सकता है जैसे सिग्नेचर के लिए बिल क्या है वो प्रेसिडेंट के पास चला गया और उसी टाइम पे कैबिनेट क्या है? डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, या त्याग पत्र दे दिया, लेकिन बिल अभी पड़ा है प्रेसिडेंट के पास। तो जो कैबिनेट ने अभी रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद जब दूसरी कैबिनेट बनेगी तो दूसरी कैबिनेट प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि जो आपके पास बिल रखा है उस पर आप सहमति ना दें, तो तब प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकता है। ठीक। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट
संसद में किसी बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजें, इसके लिए भेजें, ठीक है, इसके लिए भेजें। एब्सोल्यूट वीटो में तो देख लिया आपने, बिल रिजेक्ट ही हो गया, ठीक है, एक तरह से ख़त्म हो गया, इसमें एक्ट बन ही नहीं पाता है। सस्पेंसिव वीटो में रिकॉन्सिडर के लिए भेजा जाता है, रिकॉन्सिडर के लिए पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है संसद में वापस। हाँ, अगर संसद फिर से वापस भेज देती है बिल को प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। और पॉकेट वीटो जल्दी से देख लीजिए। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट बिल्कुल चुपचाप रहे, उस पर एक्ट ही ना करे उस बिल पे, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है प्रेसिडेंट, रख लिया तो रख लिया, ना तो रेटिफाई कर रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, ना रिकॉन्सिडर के लिए भेज रहा है। अगर इस तरह की कलाकारी हो रही है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो तब समझ लेना कि वो पॉकेट वीटो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया, समझ में आया। चलिए अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन पढ़िए, पंचायती चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति निहित है। देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कई बार पंचायत चुनाव कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका जिक्र कहाँ पर है, 243 में, ठीक है। 243 में तमाम सारे आर्टिकल हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है। इवन 243 में ही पंचायती राज है, 243 में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और 243 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। 243 के वो है ना अलग अलग, ABCD से लेके जेड तक, और फिर जेड से भी आगे जाते हैं। यानी 243 में हमने पार्ट 9 देख लिया, ठीक है, पार्ट 9A भी देख लिया, ठीक है, और पार्ट 9B भी देख लिया। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत में। पार्ट 9A में क्या है, नगर सरकार है। और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ, ठीक है। तो पंचायत चुनाव जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ सेंट्रल का और स्टेट का इलेक्शन कराती है, ठीक। पंचायती राज के लिए एक अलग से संस्था है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, और इन्हीं को पूरा अधिकार है जो भी प्रोविज़न रहेगा पंचायत चुनाव से लेके, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 243 में 243 के में मिल जाएगा, ठीक है। 243 में क्या है बताएंगे जल्दी से, 243D में इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है, वुमेंस का, महिलाओं का रिजर्वेशन है। जो आप 33% पढ़ते हैं ना पंचायती में, पंचायती राज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितना है, 33%, वो 243D में है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। और 243 के में हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए पाँचवा देखिए। पाँचवा है हड़प्पा वासियों के संदर्भ में हम लोगों को बताना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है। कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, बिल्कुल स्रोत था जीवन निर्वाह के लिए। कृषि तो अच्छी खासी ये लोग करते थे, और हम लोग MCQ में तमाम इसके फैक्ट भी पढ़ते रहते हैं। जैसे जुते हुए खेत वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, तो जुते हुए खेत मिले हैं तो इसका मतलब खेती होती ही रही होगी ना। गेहूँ, जौ, चना, तिल, ये सब होता था वहाँ पे। मोटे अनाज की खेती ये लोग धड़ल्ले से करते थे, और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए नहर का यूज करते थे, कुएँ का यूज करते थे। वो इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखिए, हड़प्पावासी हल्का प्रयोग करते थे, ये भी बिल्कुल सही है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं और हम लोग MCQs में पढ़ते भी हैं। ये जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में, ठीक है। ये भी फैक्ट पूछता है ना अलग से, सेपरेटली याद रखना। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य वो कालीबंगन में मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है बताएंगे, ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान याद रखना। हड़प्पावासियों को पता क्या नहीं था, हड़प्पावासियों को पता क्या नहीं था, एक तो लोहा नहीं पता था और एक घोड़ा। तो लोहा और घोड़ा याद रखना, ये दो चीज़ें हड़प्पावासियों को नहीं पता था, ठीक है। चलिए तो इसके आंसर सी हो गए, वन और दो दोनों सही हैं। चलिए छठवां देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। मराठा संघ को किस बिलोंग करते थे, किस एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिए थे, ठीक है, इन्होंने धोखा दिया था। होलकर इंदौर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। होलकर कहाँ एक्टिव थे, इंदौर में थे, ठीक। और भोंसले आप लोग समझते हैं, ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक। तो महाराष्ट्र यानी नागपुर में। और गायकवाड़ बड़ौदा। यानी कोड क्या बना दिया हम लोगों ने, 1324, 1324, ठीक है। 1324 देख लीजिए कहाँ पे, 1324 ये है सेकंड पॉइंट में, बी ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट, ठीक। चलिए आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए। कादम्बिनी गांगुली, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जानते हैं ना। ये फर्स्ट ग्रेजुएट थी, इंडिया की फर्स्ट
फर्स्ट ग्रेजुएट, पहली डॉक्टर थी, देश की पहली डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर, बहुत अचीवमेंट वाली बात है ना। और ये ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया था? कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ये भी याद रखना है। इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार में, ठीक है। इनका जो समय था वो 1861 से 1923 तक रहा, ठीक। इसमें से इन्होंने 1890 में कांग्रेस का सेशन को संबोधित किया था, याद रहेगा, ठीक है। इनको देख लीजिए, कदमनी गांगुली जी, ये हैं, ठीक है। टाइम क्या है? 1861 से 1923। 1890 याद रखना कांग्रेस सेशन का, ठीक है। फर्स्ट ग्रेजुएट है, फर्स्ट पहली डॉक्टर भी हैं, और ग्रेजुएशन कहाँ से? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेव की जो दो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं? एक तो उसकी तरंग दैर्घ्य और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंटरवल पर सेकंड जो होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वेवलेंथ आप लोग समझते होंगे, ठीक है। वेवलेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो वेवलेंथ है, यानी दो क्रेस्ट, दो आइडेंटिकल पार्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ। तो आइडेंटिकल पार्ट दो क्रेस्ट हो जाते हैं, या फिर इसको बेले बोलते हैं, तो यहाँ के बीच की दूरी ले लो, ठीक है। तो या तो इसको ले वेवलेंथ बोल लो या फिर इसको वेवलेंथ बोल लो, एक ही चीज़ है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मीडियम, जब ध्वनि यानी साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे वो डेंसर से रेयर मीडियम में हो, चाहे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी बदलती, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, रिमेन अनचेंज, याद रखना है, ठीक। कभी साइंस के टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बढ़िया से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय में परिवर्तन को दर्शाता है? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउस होल्ड इनकम की वजह से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जब घर की आमदनी बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। ये सब इन दोनों में रिलेशन हम लोगों को बताना है, घर की आमदनी से घर के खर्चे में रिलेशन यहाँ पे पूछा है। ये रिलेशन जो है वो किस कर्व के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो ये जो वक्र है ये एंगल वक्र है, ठीक है, एंगल वक्र याद रखना है आपको। इसमें कौन कौन से रिलेशन है? इसमें एक्सपेंडिचर वर्सेस इनकम है, ठीक है। और ये जो एक्सपेंडिचर और इनकम है वो किसका है? एक हाउस होल्ड का है, ठीक है, एक घर का है, एक परिवार का है। पूरे नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, एक हाउस होल्ड की बात हो रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, रोजवुड समझते हैं? रोजवुड यानी शीशम, ठीक है। शीशम कहाँ होते हैं? शीशम बताएंगे कौन सा पेड़ है? हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था बहुत पहले, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन। इनकी संख्या ये मतलब ज़्यादा एरिया में कवरेज करते हैं इंडिया में, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब आप जानते होंगे, ये पत्ते अपने साइकिल दर साइकिल गिराते रहते हैं। और सागौन क्या है? सागौन डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। तो बी का वन हो गया। रोडोडेंड्रॉन जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटा सा पेड़ झाड़ी की तरह होता है जिसमें फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन होते हैं, ठीक है। पर्वतीय वन में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 तो एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का हमने मतलब आपको बताया था। बताएंगे एवरग्रीन का मतलब? जिसकी पत्तियाँ हमेशा हरी होती हैं। ऐसा नहीं होता, पेड़ की यदि सारी पत्तियाँ हरी हैं तो उसका मतलब सदाबहार नहीं होता, ठीक है। इन वनों की ये खासियत होती है, ठीक है। ये 20-80% का सीन होता है यहाँ पे। 80% पेड़ की पत्तियाँ पूरी ग्रीन रहती हैं, ठीक है। और 20% पत्तियाँ जो हैं वो पर्णपाती वन यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरह वर्क करता है। 20% पत्तियाँ क्या होंगी? सूख के गिर जाएंगी, ठीक है। लेकिन 80% अभी भी पेड़ हरा भरा है, ठीक है। फिर जो इन पत्तियाँ, जो 20% पेड़ की पत्तियाँ जो गिर गई थी वो अब फिर से हरी होंगी नए होने के बाद, ठीक है, जब उसमें नई पत्तियाँ होंगी। तो फिर बाकी 20% डेसिडुअस फॉरेस्ट का वर्क करेंगी, यानी 20% भाग जो है उस पर पत्तियाँ हमेशा गिरती रहेंगी और 80% भाग हमेशा आपको हरा भरा दिखेगा।
तो ओवरऑल क्या हरा भरा दिखेगा वो, इसलिए सदाबहार वन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सदाबहार वनों की कभी पत्तियाँ झड़ती ही नहीं हैं, ठीक है, झड़ती हैं भाई, लेकिन 80% की वजह से वो पेड़ पूरा का पूरा लगभग हरा भरा दिखता है। तो ये 20% का रोल ही नहीं दिखता, इतना छोटा है। ठीक है। तो ये सदाबहार जो वन है वो रोजवुड है, ठीक है, रोजवुड है। ये नीम को ये थॉर्न फॉरेस्ट बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा हमें क्लियर करना है इसको, क्या है ये नीम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आएगा, ये थॉर्न फॉरेस्ट में? कांटेदार वन आपको लग रहा है नीम, बट इसमें बताया है, थोड़ा सा हमें क्लियर करना है आप लोग, ठीक है, अगर ये आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 11 देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मैप बिल्कुल अच्छे से आप लोग सीख लें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन मैपिंग से हमेशा रहता है। असम राज्य अपनी स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता, जल्दी से बताइए। असम राज्य तो बीचों बीच में फंसा हुआ है, तो हम लोग सीधा मैप ही देख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए आप लोग किसको टच कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। असम आपको दिख रहा है, इसकी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। और ये रीजन ये क्या है, ये बंगाल है, ठीक है, ऊपर तक बंगाल गया है, ठीक है। इसको चिकन नेक बोलता है, ये जो वाला भाग है ये चिकन नेक है, यानी वेस्ट बंगाल से असम क्लियरली टच कर रहा है बॉर्डर से, ठीक है। नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से, यहाँ पे सभी से करता है असम, ठीक है, सभी से करता है, लेकिन सिक्किम से नहीं कर रहा है टच, ठीक है। असम की बाउंड्री सिक्किम से टच नहीं कर रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से सिक्किम बढ़ा के आगे बढ़ लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम के साथ सीमा को साझा नहीं करता है असम। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए 12 देखिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत बार पढ़े हैं। बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, तो जिसमें लाइफ होती है वो एलिमेंट, वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बायोटिक हो जाएंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स हुए, ठीक है, फ्लोरा फौना, अपघटक, परजीवी, सहजीवी, जानवर, ये सब, मनुष्य वगैरह, ये सब क्या है, बायोटिक एलिमेंट है। एबायोटिक में क्या आ जाता है, एबायोटिक में ये सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, रेडिएशन, एनर्जी, ये सब क्या है, एबायोटिक हैं। और इन दोनों में, एबायोटिक एलिमेंट में और बायोटिक एलिमेंट में एक चेन चलती रहती है, ठीक है, साइकिल चलती रहती है, दोनों का इंटर रिलेशन होता रहता है, अंतर क्रियाएँ होती रहती हैं, तभी तो इकोसिस्टम सस्टेन है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी अंतर क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। किसकी क्रिया को, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो अंतर क्रिया हो रही हैं एक दूसरे एग्जिस्टेंस के लिए, बायोटिक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए जो अबायोटिक एलिमेंट से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अंतर क्रियाएँ हो रही हैं, वही इकोसिस्टम है। अंतर क्रिया का मतलब है कि बायोटिक एलिमेंट जो हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो एनर्जी से क्या कर रहे हैं, अपने फूड बना रहे हैं, और एनर्जी क्या है, एबायोटिक एलिमेंट है, ठीक है। और बायोटिक क्या है, बायोटिक में अभी क्या पढ़े आप, बायोटिक में हम अभी प्लांट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं किससे, एबायोटिक एलिमेंट की हेल्प से, ठीक है, यानी एनर्जी से, सन रेज से, यानी सन से। फिर यही एनर्जी फिर आगे के ट्रॉफिक लेवल में सप्लाई होती है, तो ये अंतर क्रिया है, ठीक। फिर फूड चेन चलती है, एक फूड वेब बन जाती है, फिर उसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी होती रहती है, ऐसे ही इकोसिस्टम चलता है। तो इसमें से बता दीजिए कौन से अबायोटिक एलिमेंट हैं। तो मृदा है अबायोटिक, जल भी है अबायोटिक, परजीवी और ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हो चाहे नॉन ग्रीन प्लांट्स हो, हैं तो प्लांट्स ना, तो वो तो बायोटिक में आ जाएगा, ठीक है। तो अजय भाई कौन कौन से हैं, 1 और 3, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, 13 देखिए। चलिए 13 देखिए, मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बातें कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जल्दी से बता दीजिए, इसको लॉन्च कौन करता है, इसको लॉन्च वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है। क्वेश्चन में तो WEF का लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लिखा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2020 में 108 स्थान नहीं रहा है, 116 रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116 स्थान रहा है, यानी ये भी गलत है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। SDI के बारे में आप लोग बताना कमेंट करके, SDI में कितनी रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, उसको रिलीज कौन करता है। चलिए 14 देखिए, भारत के किस राज्य में हाल ही में गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज समझते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट डिसीज, ठीक है, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो रोग हैं, डिसीज हैं, इनको गैर संचारी रोग बोलते हैं। संचारी रोग में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इनके अलावा जो भी डिसीज हैं वो सब संचारी तो हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, जीका वायरस हुआ, ये सब तमाम तरीके की जो बीमारी उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोल देते हैं।
तो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजों को नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता है? ये केरल ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, केरल। चलिए 15 देखिए। अक्टूबर 2020 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2011 से संशोधित कर कौन सा वर्ष कर दिया गया है? हम लोगों ने 2 इंडेक्स पढ़े थे, याद आ रहा? CPI और WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है और कौन प्रोडक्शन साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है। WPI सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है और CPI डिमांड साइड को, क्योंकि ये कंज्यूमर है ना। CPI यानी कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड करता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है? ये ज़्यादातर क्या होता है इसमें? होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोडक्शन को रिलेट करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन कौन करता है? कारखाने वाले, ठीक है। और कारखाने वाले माल बना के सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अभी ये जो क्वेश्चन है जल्दी से बता दीजिए। अमेंडेड जो ईयर है वो कौन सा है? पहले 2001 था, अब कौन सा हो गया? 2016, ठीक है, 2016 याद रखना। चलिए 16 देखिए। अधिकार परीक्षा जल्दी से बता दीजिए। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। क्योवरंटो क्या होता है? इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें कि किसी भी पोस्ट की वैलिडिटी क्या है, ठीक है। पोस्ट की वैलिडिटी चेक करते हैं कि आप जिस सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, पब्लिक पोस्ट पर बैठे हैं, वो आप सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं, आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसमें पद की वैलिडिटी देखी जाती है, वैधता देखी जाती है। और किस पद की बात कर रहे हैं हम? पब्लिक पोस्ट की, ठीक है। पब्लिक पोस्ट यानी सार्वजनिक पद होना चाहिए वो। और ये ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, संविदा वाला, परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। परमानेंट पोस्ट होना चाहिए, परमानेंट पोस्ट। और पब्लिक पोस्ट होगी तो उस पद का जो निर्माण किया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा उस पद को, तो ऑब्वियसली लॉ के द्वारा ही किया होगा ना, विधि के द्वारा किया गया होगा। यानी यहाँ पे प्राइवेट ऑफिसर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, प्राइवेट पद नहीं होना चाहिए। प्राइवेट पद पे अधिकार परीक्षा लागू नहीं होती। अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। पद को सार्वजनिक होना चाहिए, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे नहीं बताना, ठीक है। तो नहीं हम लोग देख ले रहे बाद में, पहले सीख तो लें कि अधिकार परीक्षा लागू कब होती है, किस पे लागू होती है और कब ये इशू होती है, ये रिट जो है कब इशू होती है। चलिए दूसरा पॉइंट है पद का सृजन विधि या स्वयं संविधान द्वारा किया गया हो। बिल्कुल, ये तो मस्ट कंडीशन है, ठीक है। तभी अधिकार परीक्षा रिट जारी करोगे उस अधिकारी के ऊपर। चौथा पॉइंट है इस तरह के विनियोग में पदासीन व्यक्ति द्वारा संविधान या विधि का उल्लंघन किया गया हो, तभी तो करोगे। संविधान के विरुद्ध यदि काम करेगा, लॉ को वायलेट करेगा, तभी तो रिट जारी करेगी जुडिशरी। बिना मतलब का मुकदमा थोड़ी ना चलाओगे उस पर, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, ये तो कंडीशन है, ठीक है, कि वारंटों की। तीसरा पॉइंट पढ़िए, पद मौलिक नहीं होना चाहिए। मौलिक का मतलब है, मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है, यानी नॉन कॉन्टेक्चुअल, मतलब संविदा वाला नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि पद मौलिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब ये है कि संविदा पे होना चाहिए। तो संविदा वाले पे अधिकार परीक्षा थोड़ी ना लागू करा दोगे, ठीक है। तो ये जो शर्त है ये गलत शर्त है, ठीक है। पद मौलिक होना चाहिए ये शर्त होती है अधिकार परीक्षा की, नहीं होना चाहिए ये गलत है। तो आंसर इसका सी है, ठीक। बाकी जो टिक लगाए तो मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नहीं पूछा ना, तो नहीं सी हो गया। चलिए 17 देखिए। 17 क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप पढ़ते हैं इसमें तो हम लोग। और नागरिकता कौन से पार्ट है? पार्ट सेकंड में है, ठीक है, पार्ट सेकंड में, यानी ए का 4 हो जाएगा, क्लियर। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है आपको पता है? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, यानी ये FR का भाग है, फंडामेंटल राइट का भाग है, मौलिक अधिकारों का भाग है, ठीक है। तो FR को कौन सा पार्ट बोला जाता है? पार्ट 3, ठीक है। 11 के बाद ही तो आ जाते हैं 12 से 35। एक्चुअली 12 से 35 में फंडामेंटल राइट नहीं है, 14 से शुरू होते हैं, ठीक है। 12-13 में तो अलग चीज़ें हैं, 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन है, ठीक है। और 13 में क्या है बताएंगे जल्दी से? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भाग 3 जोड़ दीजिए इसको, 23-24 आर्टिकल, भाग 3, ये बन क्या लिखा है? गलत प्रिंट हो गया, भाग 3, ठीक। 39 आपको पता है ये किसका भाग है? DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और है क्या 39 में? 39 में फ्री लीगल एड है, ठीक है, फ्री लीगल एड, यानी कानूनी सहायता जो है वो फ्री में अवेलेबल है। किसको?
वीकर सेक्शन को, ठीक है, पुअर को, गरीबों को और वीकर सेक्शन को। लेकिन ये फ्री में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है भाई, ये सब फर्जी लिखा है, मैं तो बोलूँगा। एक सिंपल सी बेल कराने के लिए 40,000 रुपये चाहिए होते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। वकीलों की फ़ीस जो है वो 40,000 है, सिर्फ एक बेल कराने की, एक बेल कराने की। इसलिए तो डीपीएसपी में डला है। डीपीएसपी में लिखा है तो राज्यों को कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, चैलेंजेबल होते नहीं हैं। इसको फंडामेंटल राइट बना दो, 39A को फंडामेंटल राइट बना दो तो मज़ा आ जाएगा फिर। लेकिन ऐसा बनाएगी नहीं, ऐसा संशोधन होगा नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर सरकार लुट जाएगी, क्योंकि सरकार को पैसा तो देना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली वकील को। फिर वो वकील फिर अपने क्लाइंट से यानी गरीब से पैसा नहीं लेगा, लेकिन वकील तो भाई अपनी फ़ीस लेगा। यदि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है वीकर सेक्शन को तो फिर गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन ये फ्री लीगल एड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक मुकदमे में गरीबों के लोगों के घर तक बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं और मुकदमा चलता रहता है। और 239 में क्या है? 239 में एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रशासन है। हाँ, तो ये डीपीएसपी का था ना 39 है, तो डीपीएसपी भाग 4 में है तो इसको 2 लगा दो, और एक ही बचा, कौन सा? 8 बचा। तो भाग 8 में क्या है? यूटीज़ हैं, ठीक। 5 में क्या था? यूनियन था। 6 में क्या था? स्टेट्स था। 7वां है नहीं, ठीक है। 8 में यूटी हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। मिला लेना आप लोग। चलिए 18 देखिए। निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका से पलायन करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति माना जाता है, यानी अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज, जिसने माइग्रेट किया था अफ्रीका से, वो कौन सी स्पीसीज थी? जस्ट फैक्ट है, याद रख लीजिए, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस थी। चलिए 19 देखिए। विजयनगर शासक, पिछले टेस्ट में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, साउथ में एक्टिव था ना, विजयनगर शासकों के संदर्भ में हम लोगों को बताना। कृष्णदेव राय याद आ रहे हैं? कृष्णदेव राय, ये भी विजयनगर शासकों में एक रहे हैं, ठीक है। और ये किस वंश से थे? ये तुलुक वंश से थे, ठीक है, तुलुक वंश से। इनकी एक किताब याद आ रही है? अमुक्त माल्यदा, ठीक है, इनकी रचना थी। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। विजयनगर शासकों के बारे में पढ़ना, ठीक है। उनके रजत मुद्राओं को, यानी सिल्वर कॉइन्स जो थी, उन सिल्वर कॉइन्स को बराह बोला जाता था। ये गलत है, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को नहीं बोला जाता था, बराह किसको बोला जाता था? गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था, ठीक है। गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को बोला जाता था बराह, ना कि सिल्वर को, तो ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, उनके स्वर्ण मुद्राओं में हिंदू देवी देवताओं की और पशुओं की आकृति मिलती है, कॉइन पे मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक कॉइन की इमेज पड़ी, उसको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये एक विजयनगर शासन के टाइम की ये कॉइन है, ठीक है। ये बड़ा है, गोल्ड कॉइन है। वो कलर नहीं दिख रहा होगा वैसा, तो ये गोल्ड कॉइन है। देखो ये हिंदू देवी देवता की आपको इमेज भी दिख रही है, और बड़ा भगवान विष्णु को बोलते हैं ना, तो हो सकता है वही हो, उनकी इमेज हो है, ठीक है। तो ये बड़ा है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला गलत हो गया था, दूसरा सही है केवल, तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। हाँ 20वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में सहायक नहीं है? राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीयता में दूसरी राष्ट्रीयता आ जाएगी, दूसरे मुल्कों की राष्ट्रीयता आ जाएगी, तो कैसे काम बनेगा? ईस्टर्न थॉट्स लाओगे किसी दूसरी राष्ट्रीयता के अंदर तो कैसे काम चलेगा? अपनी खुद की विचारधारा तो कोलैप्स हो जाएगी, विचारधारा पर ये एक्टिव हो जाएगी ईस्टर्न थॉट वाली, तो ये तो बाधा के रूप में काम करेगा ना, बिल्कुल बाधा के रूप में काम करेगा। जब ईस्टर्न थॉट्स पढ़ेंगे तो हर एक क्षेत्र के थॉट्स पढ़ना पड़ेगा, और हर एक क्षेत्र के थॉट्स पढ़ेंगे तो फिर माइंड में वही बस जाएंगे, हम अपने खुद का संसार भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए विकास में सहायक नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3, बाकी तीन हेल्पफुल हैं। चलिए 21 देखिए। गुजरते हुए एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पढ़े हम लोग? कई बार पढ़ चुके हैं। डॉपलर फैक्ट में याद आ रहा, एक ऑब्जर्वर होता था, ठीक है, एक गाड़ी थी, इसमें हॉर्न लगा था, और एक गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही थी। तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा था? इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा था। अब आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होगी ना, उसके पास आ रही है गाड़ी, तो आवाज़ धीरे धीरे साउंड बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी
बढ़ जाएगी, यानी वेव वेव जो पहले यहाँ पे, यदि यहाँ पे वेव की बात करें, यहाँ पे वेव का कैसा नेचर होगा, यहाँ पे वेव का नेचर ऐसा होगा, और इस जगह पे कैसा नेचर होगा वेव का, जब गाड़ी बिल्कुल नज़दीक आ रही है और आ जाएगी, वेव का नेचर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वेव का नेचर। तो इस वेव से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंटरवल ऑफ साइकिल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, पर सेकंड इंटरवल्स ज़्यादा हैं, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और वेवलेंथ तो ख़त्म ही होगी, मतलब बहुत कम है वेवलेंथ। कैसे नापें हम लोग, नाप ही नहीं पा रहा, मतलब ये कोई तरीका नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेवलेंथ छोटा हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन कब हो रहा है इसको, जब गाड़ी उसके पास आ रही है, नज़दीक पास आ रही है। गाड़ी का मतलब यहाँ पे साउंड सोर्स से है, ठीक है, साउंड सोर्स से, वो हॉर्न बजा रही होगी तो वो साउंड सोर्स हो गया। और ये चीज़ किसने बताई थी, ये डॉपलर साहब ने बताई थी, ठीक है, तो इसका आंसर डॉपलर हो गया। चलिए 22 देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, 50 से 70% तो मीथेन ही होती है, ठीक है, मीथेन यानी CH4। मीथेन का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या होता है, वेटलैंड होते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमियाँ, याद रखना, पूछता है वेटलैंड्स, ठीक। और दूसरा सोर्स बताएंगे, लाइव स्टॉक फार्म जो होते हैं, ठीक है, पशुपालन वाले जो फार्म चल रहे हैं, लाइव स्टॉक फार्म बोलते हैं उसे, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन का, और जानवर तो जुगाली करके निकालते ही हैं, ठीक है। तो 50 से 70% तक मीथेन होती है, फिर उसके अलावा फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसमें। और बायोगैस का मतलब आप लोग समझते होंगे ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। अब इन्हीं सोर्स पे आना पड़ेगा हम लोगों को, एनवायरनमेंट को बचाना है तो। हाँ, तो गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम लोग तो आ ही जाएंगे, हम लोग क्या हैं, पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल खरीदेंगे, बायोगैस आएगी तो बायोगैस खरीदेंगे, ठीक है। चलिए 23 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, पैंक्रियाज आउट, थायराइड ग्रंथि कहाँ होगी, गर्दन में होगी ना भाई, तो ये तो सही है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है बताएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, उस का नाम क्या है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, मेंटेन किया रहता है। अगर बढ़ा देगा शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हार्ट उसको पंप कैसे करेगा, पंप को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गाढ़ा चीज़ को, तो फिर क्या होगा, फिर हार्ट फटफटा जाएगा, स्ट्रोक आएगा, हार्ट अटैक आएगा। तो पैंक्रियाज होता कहाँ है, यहाँ पर देखिए, नेक में होता है, चेस्ट में होता है, ना तो ब्रेन में होता है ना किडनी में होता है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ। अच्छा गलत बताया ना, तो ये तो गलत मैच हो गया, ठीक है, छाती आती में थोड़ी नागनाशा है, ये गलत मैच हो गया, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रेन में होती है, ठीक है, ये सही मैच है। और एड्रिनल ग्रंथि जो है वो किडनी में होती है, ठीक, ये किडनी की दोनों साइड होती हैं, ठीक है, जैसे किडनी कितनी होती हैं, दो होती है ना, जैसे मैं किडनी का शेप बनाऊँ, ये किडनी, तो किडनी के ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ पे जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और किडनी दोनों तरफ होती है, ठीक है, ये दोनों तरफ होती है, तो दोनों तरफ इस किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं एड्रिनल। तो ये और ये एड्रिनल ग्रंथियाँ, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस और अदर फंक्शन जो भी हैं उनको काफ़ी मेंटेन करता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो चलिए 24 देखिए, बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB कहा जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की थी, आसान है, जल्दी से बता दीजिए। ये बैंक किसका है भाई, ये बैंक ब्रिक्स वालों का है, ठीक है, ब्रिक्स वालों का, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, संघाई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में, और संघाई कहाँ है, चीन में, ठीक है। और ये बैंक किसका है, ब्रिक्स वालों का, ठीक, ब्रिक्स का। चलिए 25 देखिए, चियांग में इनिशिएटिव के संदर्भ में हम लोग को बताना है क्या है भाई। देखिए ये बहुत पुरानी इनिशिएटिव है, बहुत पुरानी इनिशिएटिव है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ADB की। इसका पर्पज़ क्या था, वित्तीय व्यवस्था को सुधारना, वित्तीय व्यवस्था को सुधारना, ठीक है, दुरुस्त करना। तो इसमें वित्तीय व्यवस्था को जो चीज़ें किल कर रही हैं उन चीज़ों को हटा दो, और वित्तीय व्यवस्था को किल करने वाली चीज़ें क्या है, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। 25 देखिए, 25 इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
चियांग में पहल, यानी चियांग में इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताना ही क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें जानना है, ये जो इनिशिएटिव है ये आसियान कंट्रियों का है, ठीक है, आसियान कंट्री +3। आसियान +3 का मतलब क्या है? आसियान में तो आप लोगों को पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये 3 कंट्री कौन कौन सी हैं आसियान में, जानते हैं ना कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं वो उसके मेंबर हो जाएंगे। टोटल कंट्री कितनी है आसियान की? 10। ये पूछा जाता है, ठीक है, टोटल कंट्री मेंबर कंट्री 10 है। और ये 10 कंट्री कौन सी हैं? जैसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, म्यांमार, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, इसके अलावा सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, ठीक है। ये कितनी होगी? 9 होगी ना, एक और बची है। और एक कंट्री वियतनाम। ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये +3 का मतलब क्या है? +3 का मतलब यहाँ पे जापान, चीन और साउथ कोरिया से है, ठीक है, साउथ कोरिया। ये इन सब कंट्रियों ने मिला के ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। और ये इनिशिएटिव बेसिकली है क्या? ये करेंसी स्वैप सिस्टम है। करेंसी स्वैप सिस्टम का मतलब समझते हैं? कंट्री स्वैप का मतलब होता है कि करेंसी को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हमने किसी बी कंट्री को मैंने अगर लोन दिया है, ऐसे समझ लीजिए, ए कंट्री ने बी को लोन दिया है, ठीक है, दोनों देशों की करेंसी अलग अलग है, ठीक है, इसकी एक्स करेंसी मान लो, इसकी वाई करेंसी है, और ए ने बी को लोन दिया है, ठीक है, बी को लोन दिया है और एक्स करेंसी में दिया है। तो जब बी वापस करेगा ए को लोन तो वो वाई करेंसी में कर सकता है, और ये कंट्री ए कंट्री वो वाई करेंसी में एक्सेप्ट भी कर लेती है, ठीक है। बेसिकली उसको करना तो चाहिए अपनी करेंसी में, लेकिन वो वाई करेंसी को भी, मतलब बी की जो वाई करेंसी है, वाई करेंसी में अपना लोन अपना प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये करेंसी स्वैप सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये किस लिए किया गया? ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है, तरलता वाली जो समस्याएं आती हैं मार्केट में या अमंग द कंट्रीज जो समस्या हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इनिशिएटिव है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट पढ़िए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग लिखा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए थोड़ी ना है, धन शोधन की व्यवस्था थोड़ी ना है, ये तो करेंसी स्वैप का है, ठीक है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। अब आपने मेंबर जान ही लिए हैं, ठीक है, एशियन +3 आपने कंट्री जानी है। तो भारत चियांग में पहल का सदस्य नहीं है, भारत बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से सदस्य हैं? आसियान +3 ये सदस्य हैं, भारत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है इसके तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। आंसर डी हो गया ना। आप थोड़ा सा 2-3 फैक्टर जान लीजिए। आसियान का हेडक्वार्टर बताएंगे जल्दी से? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में, याद रखना, पूछता है, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 26 देखिए, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। 26 देखिए जल्दी से, कंट्री से उनका क्लाइमेट कंडीशन कौन कौन सी हैं, ये क्लाइमेट से इसको मैच कराना है। अब देखो यहाँ पे मैपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैप को माइंड में थोड़ा सा लाना कि कौन कहाँ पे है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि लिंक करने में थोड़ा सा आसानी रहे। यानी कौन ट्रॉपिकल में लाई कर रहा है, कौन टेम्परेट में लाई कर रहा है, कौन फ्रीजिड जोन में लाई कर रहा है। पराग्वे कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है पराग्वे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट रहता है? यहाँ पे सवाना टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है, सवाना टाइप का। अफ्रीका का कॉन्गो ओशन, ये तो बिल्कुल इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखीय, यानी बी का 3 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो जिस जगह पे लाई कर रहा होगा उसकी जलवायु भी वैसे होगी। जैसे आपने भूमध्य सागर देखा है आप, ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास की जो कंट्री हैं, ज़रूरी नहीं है कि भूमध्य सागरीय क्लाइमेट और कहीं हो नहीं सकता, ठीक है। अभी हम दिखा दे रहे हैं मैप पे आपको, मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो यहाँ के रीजन के अलावा भी दूसरी जगह भी हो सकता है। ये एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इस पर हम लोगों को देना पड़ेगा 10 से 15 मिनट 20 मिनट देना पड़ेगा, बट उतना समय है नहीं अभी। फिर भी हम लोग की पॉइंट्स पढ़ ले रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत हम लोग लिंक कर ले जाएंगे। अभी मेडिटेरियन क्लाइमेट दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि चिली में भी भूमध्य सागरीय क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और कंबोडिया अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, एशियन कंट्री है ना, एशियन कंट्री में भी है ना एक कंट्री कंबोडिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून पाया जाता है। यानी पराग्वे का सवाना हो गया, अफ्रीका कॉन्गो बेसिन का भूमध्य रेखीय हो गया, ठीक है, यानी 3 हो गया। चाइल का आपने भूमध्य सागरीय पढ़ा, ठीक है, और कंबोडिया का उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। 4312 इसका कोड निकल के आ गया, ठीक है, 4312, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको मैप पे देख लीजिए कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है
वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। देखो आपको ये देखना है, मेडिटेरेनियन सी तो है, लेकिन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, कैलिफोर्निया और ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया दिख रहा है, यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है। ठीक है, अभी चाइल पढ़ा आपने, सेंट्रल चाइल, मध्य चाइल, यहाँ पे भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, वेस्टर्न कैपे यहाँ पे भी, और ये ऑस्ट्रेलिया का साउथ पोर्शन जो है यहाँ पे भी मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। इन सब की टेक्निकलिटीज़ पढ़ लेंगे हम लोग बाद में, अभी उतना समय है ही नहीं तो क्या किया जाए। एटलीस्ट मैप तो देख रहा हो कि थोड़ा सा आसान हो जाए चीज़। 27 देखिए, ए बी मैपिंग का क्वेश्चन है। हम लोग को क्या बताना है, फिजियोग्राफिक फीचर बताना है, और साउदर्न मोस्ट का यानी दक्षिण में सबसे कौन सा लोकेट है, जल्दी से बता दीजिए। मैप याद आ रहा, पालकोंडा, जावेदी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और पंचमलाई। सीधा मैप पे देखिए, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। ये सीक्वेंस पूछता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पूछता है, साउथ से नॉर्थ पूछता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नल्ला मलाई हिल्स दिख रहे हैं आपको, ये सबसे नॉर्थ में दिख रहे हैं। उसके बाद पालकोंडा रेंज यानी नल्ला मलाई, फिर नीचे पालकोंडा, फिर जावेदी, फिर सेवरा हिल्स। ठीक है, यहीं पे नीचे है, यहीं पे नीचे पंचमलाई हिल्स। तो यहाँ पे मैप पे नहीं दिख रहा, लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेवरा के जस्ट नीचे है, ठीक है, पंचमलाई, पंचमलाई हिल्स, यानी सबसे साउथ में कौन सी हैं, पंचमलाई है। ठीक है, यानी ये तो ऑप्शन में है नहीं ना, कार्डामम और अन्नामलाई ऑप्शन में है नहीं, तो इनको फिर क्या काउंट करके क्या करेंगे। ऑप्शन में तो यही वाला रेंज है ना, यदि कार्डामम होता तो इनको बिल्कुल लगा देते हम लोग। चलिए ठीक है, तो सबसे साउथ में हमने पंचमलाई देखा। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नल्ला मलाई ये सबसे ऊपर देखा था, ठीक है आपने, जावेदी और नीचे, पालकोंडा भी बीच में था, सबसे नीचे पंचमलाई। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए 28 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी ये ट्रिब्यूटरी पूछ रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, इसका सोर्स क्या है, सोर्स का निकलती कहाँ से है, मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर झील से, याद रखना। मानसरोवर लेक कहाँ पे, ये तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में, यानी सोर्स इंडिया नहीं है ब्रह्मपुत्र का। कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका सोर्स इंडिया में नहीं है और बहुत फेमस नदी हैं, जल्दी से बता दीजिए। 3 नदियाँ तो हम ही बता दे रहे हैं, सतलज, ठीक है, सिंधु यानी इंडस, सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा बताना, ठीक है, और कौन सी नदियों का सोर्स इंडिया में नहीं है, बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। तो इनकी ट्रिब्यूटरी देखने के लिए हम लोग इसको फिर से मैप पे देखते हैं। मैप बना काम नहीं चलेगा, कहाँ गया, भूल गया क्या डालना, शायद यहाँ पे शायद है, ये है, इसको देखिए, मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र ये दिख रही है आपको, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी दिख रही, दिबांग दिख रही है, ठीक है, दिबांग, एक कैमनैंग दिख रही है, मानस दिख रही है, रेडाक दिख रही है, धनसिरी दिख रही है। ठीक है, ये ऑप्शन में है धनसिरी। लोहित भी है, ठीक है, लोहित इंपॉर्टेंट नदी है, लोहित, और ये सुबनसिरी भी है। और बड़ी नदियों में तीस्ता हो जाती है, तीस्ता। ठीक है, इसमें एक नाम नहीं लिखा, संकोस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संकोस, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन वो भी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की संकोस नदी जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन पे, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो कामेंग देखा आपने, धनसरी भी देखा, संकोस नहीं देखा मैप पे, लेकिन ये भी है, जान लीजिए। ठीक है, यानी 1 2 3 तीनों ही नदियाँ सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक, चलिए 29 देखिए, अपरत यानी डेट्रिटस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित अनुभव विचार करना। देखो आपने 2 तरह की आपने फूड चेन पढ़ी थी। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, जो नॉर्मल फूड चेन पढ़ते हैं हम लोग हर जगह, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरी तरीके की जो फूड चेन है उसके बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस यानी अपरत, अपरत समझते हैं, अपरत फूड चेन। ग्रेजिंग में नॉर्मली जो हम लोग फूड चेन में पढ़ते हैं, जैसे घास है, ठीक है, घास यदि ये प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक हो गए, घास पर फिर यहाँ पर टिड्डा हो गया। ठीक है, तीसरे टॉपिक लेवल में टिड्डा को खाने वाला मेंढक हो गया। ठीक है, फिर मेंढक को खाने वाला सांप हो गया, फिर सांप को खाने वाला चील हो गया। ये जो फूड चेन है ये ग्रेजिंग फूड चेन है। या फिर इसके अलावा दूसरी फूड चेन ले लो, जैसे गाजर ले लो, ठीक है, गाजर को खाने वाला फिर रैबिट हो गया, रैबिट को खाने वाला फिर फॉक्स हो गया, फॉक्स को खाने वाले तमाम लोग हैं, लायन को ले लो, ठीक है, शेर को ही ले लो। तो ये सब जो है ना, ये ग्रेजिंग फूड चेन के टाइप हैं। ठीक, अब मान लो ये शेर जो है अंतिम ट्रॉफिक लेवल में बैठा हुआ है, बूढ़ा हो गया, मर गया। ठीक है,
मर गया। मरने के बाद बॉडी का क्या होता है आपको पता है, डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन। ये कर कौन रहा है डिकम्पोजिशन, ये अपरत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी भी जीव के मरने के बाद फिर शुरू होती है फूड चेन, डेट्रिटस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट होती है, या फिर ये कह लो ग्रेजिंग फूड चेन जो है जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ से फिर शुरू होती है कौन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। समझ में आया, क्लियर है। और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन का जो पहला स्टेज है यानी पहला ट्रॉफिक लेवल जो है वो जीवित प्लांट है, ठीक है, जीवित प्लांट है, जीवित पादप है, पादप, ठीक। और अपरद खाद्य श्रृंखला में पहली स्टेज, पहला ट्रॉफिक लेवल क्या है, मृत, मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरद, ठीक है। मृत कार्बनिक यौगों को अपरद बोलते हैं। ये मरने के बाद हो रही ना शुरू। अब मृत कार्बनिक यौगों को कौन खाएगा, केंचुए खा लेंगे, बैक्टीरिया खा लेंगे, फिर केंचुओं को खाने वाली चिड़ियाँ आ जाएंगी, फिर एक फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अब पहला पॉइंट पढ़िए, अपरद खाद्य श्रृंखला की पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। भाई सौर ऊर्जा की ज़रूरत किसको है, जीवित पादपों को है, ठीक है, प्लांट्स को है। यानी और जीवित पादप किस में रोल निभाते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा पर निर्भर जो फूड चेन है वो ग्रेजिंग है, ना कि अपरद खाद्य श्रृंखला। क्लियर है पहला पॉइंट। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए कौन से ऊर्जा स्रोत क्या है, ऊर्जा स्रोत तो ये खुद है ना, मृत कार्बनिक यौगिक। यानी चराई खाद्य श्रृंखला का जो अपशिष्ट बच रहा है वही अपरद खाद्य श्रृंखला का एनर्जी सोर्स है, ठीक है। यानी पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, दूसरा सही लिखा है, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला का अवशिष्ट पदार्थ है। अवशिष्ट पदार्थ यानी ये जो बच रहा था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट करेक्ट है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, इसको भी हम लोग कई बार पढ़े हैं, फिगर में भी हम लोगों ने देखे हैं। आप एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो आपको गहराई के हिसाब से आपको ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, ठीक है। जैसे नेक्टन, पेरीफाइटन, बेंथोस, न्यूस्टन, इसको देख लीजिए जल्दी से मैप पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कहाँ पे रहता है। इसको देखिए सतह पे या फिर बहुत कम गहराई में। और प्लांक्टन एक तो फाइटोप्लांक्टन होते हैं, ठीक है, और एक जू प्लांक्टन होते हैं। फाइटोप्लांक्टन और जू प्लांक्टन ये सतह पर रहते हैं, ठीक है, तो इनको प्लांक्टन बोलते हैं। नेक्टन को ये जो नेक्टन है ये गहराई पे आ जाता है थोड़ा, देखिए समुद्र की गहराई पे नेक्टन टाइप के यहाँ पे जीव रहते हैं। जैसे नेक्टन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, बड़ी बड़ी मछलियाँ, ठीक है। और नीचे आइए, और गहराई में आइए समुद्र के, तो आपको बेंथोस टाइप की प्रजातियाँ मिलेंगी। बेंथोस में क्या है, ये सब क्रैब्स वगैरह, ठीक है, केकड़े, स्टारफिश वगैरह, ये घोगे वगैरह, ठीक है, घोगे वगैरह। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये तीनों स्पीसीज़ याद रखना, तीनों ऑर्गेनिज्म याद रखना। यानी बेंथोस आपने क्या पढ़ा, ये समुद्र की बिल्कुल तली पे रहते हैं, तल पे, जिससे ज्योग्राफी की भाषा में नितल बोलते हैं, ठीक है, नितल। तो बेंथोस का यहाँ पे मैचिंग क्या होना चाहिए था, स्पंज होना चाहिए था या घोगा होना चाहिए था, लेकिन मैचिंग क्या है, दरियाई घोड़ा, तो ये तो गलत है, ठीक। नेक्टन में आप बड़ी बड़ी मछलियाँ पढ़े हैं, ठीक है, घोगे तो नितल पे रहते हैं, घोगे और स्पंज तो बेंथोस हैं, तो ये भी गलत है, यानी नेक्टन का भी गलत मैच है। पेरीफाइटन का मतलब है, पेरी का मतलब समझते हैं, पेरी रूट वर्ड है, चारों तरफ, पेरी का मतलब चारों तरफ। जैसे हम यहाँ पे एक प्लांट ले लें, उसका तना ले लें, ठीक है, ये किसी प्लांट का तना है, ठीक है, और हम इसकी पेरीफेरी की बात करें तो इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इस तने के चारों तरफ जो जीव चिपके होंगे, छोटे छोटे से जीव, उनको बोलते हैं पेरीपाइथन। तो इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है, जलीय कीड़े वगैरह, इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट आ जाते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, स्मॉल फिश, वो भी इनके चारों तरफ रहती हैं। छोटे छोटे से मेढक चिपके होते हैं तने पे, है ना, देखे होंगे आपने। लेकिन यहाँ पे पेरीफाइटन को किससे मैच किया है, स्पंज से। स्पंज तो नितल पर रहता है, बेंथोस है, तो ये भी गलत हो गया। न्यूस्टन जो है ये सही मैच है, बीटल्स, ठीक है, न्यूस्टन सही मैच है। न्यूस्टन को आप ऐसे समझ लीजिए, ये जैसे ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है और इसके ऊपर ये एयर है, ठीक है। न्यूस्टन जो प्रजाति के जीव हैं ये इस बाउंड्री पर रहते हैं, मतलब एयर और वाटर की बाउंड्री पर रहते हैं। यानी आप इनको ऐसे कह लीजिए कि ये बिल्कुल ऊपरी सतह पर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही मैच है, न्यूस्टन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बीटल्स, याद रहेगा।
नेक्टर में बड़ी बड़ी प्रजातियाँ आ जाती हैं तैरने वाली, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ। चलिए 31 देखिए, ब्रह्म कमल किसका राजकीय फूल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म फूल ब्रह्म कमल ये उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड का याद रखना है। इसको देखिए, कमल का है, लोटस ही है एक तरह से, वैसे ही लगता है। ये है ब्रह्म कमल, ठीक है, ब्रह्म कमल कहाँ पे? उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ें। 32 देखिए, युद्ध प्रदूषण के लिए के विरुद्ध अभियान किसके द्वारा किया गया? करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन जो है वो लॉन्च हुआ है दिल्ली सरकार की। एक और बड़ी अच्छी योजना थी, याद आ रहा? ट्री ट्रांसप्लांटेशन वाली। ट्री ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्री को ट्रांसप्लांट करना है, प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करना है, ट्री को ही ट्रांसप्लांट कर देना है। जड़ से उखाड़ो पेड़ को और जड़ों सहित फिर दूसरी जगह पे उसको रोप दो, गाड़ दो, यानी पेड़ों को काटना नहीं है, सीधा जड़ से उखाड़ो दूसरी जगह पे लगा दो। ये बहुत अच्छी स्कीम थी दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है। एक ये भी है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है आप लोग जानते ही हैं, तो इन सब योजनाओं से, इन सब स्कीम से, कैंपेन से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। चलिए 33 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 का विषय बताना है। इसका डे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अक्टूबर माह का पहला सोमवार, अक्टूबर माह का फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। 2020 का जो थीम था वो था, थीम जो था हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, यानी सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य, ठीक है। जस्ट फैक्ट है, याद रखना है हम लोगों को। 34 देखिए, कथन कारण जल्दी से पढ़ लीजिए। राज्यसभा के उपसभापति सभापति के अधीनस्थ होता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और ये राज्यसभा में उपसभापति की बात कर रहे हैं, यानी ये वाइस चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभापति वाइस प्रेसिडेंट हो गए और उपसभापति वाइस चेयरमैन हो गए, ठीक। ये सभापति के यानी वाइस प्रेसिडेंट के अधीनस्थ नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। वाइस चेयरमैन साहब वाइस प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब तो ये हो जाता है कि वाइस चेयरमैन साहब जो हैं, उपसभापति साहब जो हैं, वो सभापति साहब के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो ये इनके लिए अकाउंटेबल नहीं है, ये सीधे के सीधे हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं। तो पहला पॉइंट गलत है, कथन गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब है कि इनका जिक्र किसी आर्टिकल में होगा, और आर्टिकल नंबर 89 पढ़ेंगे तो उसमें राज्यसभा के वाइस चेयरमैन का जिक्र है, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट, इनका चयन कैसे, सिलेक्शन कैसे होगा? इनका सिलेक्शन वहीं के मेंबर, हाउस के जो मेंबर हैं उन्हीं में से कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें आर सही है, ये गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 35 देखिए, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, ठीक है, पार्डनिंग पावर है, आर्टिकल 72, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 72 से राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिलती हैं क्षमादान करने की। क्षमा का मतलब देखिए, पार्डन का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से बरी कर दिया जाना, किसी भी दोष से पूरी तरीके से सज़ा से मुक्त कर दिया जाना। ये शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास ही है, राज्यपाल के पास नहीं होती है, ठीक है, गवर्नर के पास नहीं होती है। उनको पूरी तरीके से क्षमा करने का अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। और ये सही मैच है, सज़ा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त करता है, ये सही मैच है, ठीक है। रेस्पाइट में देखिए, स्थगन में मूल रूप से दी गई सज़ा को कम करना, ये भी सही मैच है, ठीक है। अब रेस्पाइट को रिलीफ से समझो, ठीक है, रिलीफ से। यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, खासतौर से स्पेशल केसेस में रिलीफ दी जाती है। जैसे डिसेबल है यहाँ पर, ठीक है, आप विकलांग हैं या फिर कोई वूमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए रिलीफ दी जाती है। और इसमें करते क्या हैं, अवार्डनिंग अ लेसर सेंटेंस, सज़ा को कम कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं रेस्पाइट, यस, स्थगन, ठीक है, ये पॉइंट करेक्ट है। चौथे पॉइंट में कम्यूटेशन लगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सज़ा का नेचर ही चेंज हो जाता है, ठीक है, सज़ा का नेचर चेंज हो जाता है। जैसे आपको फांसी की सज़ा है, ठीक है, और फांसी की सज़ा को कन्वर्ट करके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए। किससे? फांसी की सज़ा से। तो यहाँ पे सज़ा की नेचर चेंज हो गई ना, पहले फांसी की सज़ा थी, अब कम से कम इम्प्रिजनमेंट हो गया लाइफ टाइम का, तो मरोगे तो नहीं। तो यहाँ पे नेचर चेंज हो गया, इसको बोलते हैं रूपांतरण, ठीक है, कम्यूटेशन, ये भी सही मैच है।
और रेमिशन का मतलब होता है केवल और केवल सज़ा के टाइम को कम करना, यानी सज़ा के पीरियड को कम करना, सिर्फ कम करना रेमिशन का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, दी गई सज़ा के क्रियान्वयन पर रोक। रोक वोक थोड़ी ना होता है, स्टे स्टे थोड़ी ना होता है, यानी ये गलत मैच है। ठीक है, गलत बताना है तो सी गलत मैच है। ठीक, चलिए 36 देखिए। और भाग्य का मूल सिद्धांत था। नियति और भाग पे भाग भरोसे वाले लोग कौन थे? भाग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग कौन थे? अजीब, ये नग्न साधु थे। ठीक है, नग्न साधु लोग थे। नियति का मतलब क्या है? ये मानते थे कि सब कुछ डिसाइड पहले से है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है, मतलब हम इंसान कुछ भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए 37 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पिछले टेस्ट में पढ़ा था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये जल्दी से बताना। 1526, 27 और 28 और 29 लगातार 4 युद्ध हुए बाबर के। ठीक है, और बाबर चारों में विजेता रहे, जिसमें से तीसरा युद्ध था, ये था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ पे है? ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में। और किस किस के बीच में हुआ? बाबर प्लस मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय साहब, ये मालवा के राजपूत थे। ठीक है, मालवा के राजपूत थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक, चलिए 38 देखिए। बिहार से कौन बिलोंग कर रहा है? बिहार से कुंवर साहब। ठीक है, बहुत बूढ़े होने के बाद भी इन्होंने अंग्रेज़ों के कान खड़े कर दिए थे। तो आंसर तो हम लोगों को मिल ही गया। ठीक है, आंसर बी हो गया। बाकी भी जान लो। फैजाबाद के ये मौलवी अहमदुल्ला साहब थे। ठीक है, बरेली में खान बहादुर साहब थे और दिल्ली में जनरल बख्त खान। ठीक है, झांसी वगैरह का जानते होंगे, झांसी की कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में हजरत महल साहब एक्टिव थी और कानपुर में नाना साहब। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। चलिए 39 देखिए, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी प्लेन मिरर के बारे में हम लोग को बताना है। प्लेन मिरर में कैसा, ये जो प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनती है उसके बारे में बताना। ये बोल रहे हैं प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो देखो, वास्तविक तो नहीं होता है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, यानी ये पॉइंट गलत लिखा है। दूसरे पॉइंट में लिखा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी की दुगनी होती है। दुगनी नहीं होती है भाई, इक्वल होती है, लगभग क्या पूरा बराबर होता है। ठीक है, तो ये दुगनी पॉइंट गलत लिखा है, तो दोनों गलत हैं इसके। डी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 40 देखिए। 40 में कह रहे हैं एक तरल यानी एक लिक्विड में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ, यानी एक तरल में गैस की विलेयता कब बढ़ेगी? हेनरी साहब थे, हेनरी साहब ने भैया बोला था कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस से। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस से, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके दबाव से वृद्धि के साथ, तो दबाव में वृद्धि करा दीजिए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की। ठीक है, ये हेनरी साहब का प्रिंसिपल था, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चन है, कल करेंगे हम लोग 41 से 80 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।